तो पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हमारे पास हो जाते हैं। सो वी डिड दिस डेटा टाइप्स लास्ट क्लास, यहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हमें जो चीज इसमें याद रखनी है कि हमें डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इम्प्लिसिटली डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ एक प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि समटाइम्स हमें पता नहीं चलता कि डेटा टाइप कौन से हैं। उसमें हम एक टाइप का फंक्शन यूज करते हैं जिससे पता करें कि यार ये जो डेटा आ रहा है इसकी एक्चुअली टाइप कौन सी है। इसी तरीके से ये टाइप का फंक्शन आप कहीं भी यूज करोगे तो आपको बताएगा कि अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है, इंटीजर है तो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी की डेटा टाइप्स अभी हम आगे की क्लासेस में इस हफ्ते डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आप अगर जबरदस्ती डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस मौजूद है। ठीक है, तो वो फंक्शंस फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो str है, इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इंटीजर है, फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हैं तो फ्लोट है। कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, ट्यूपल्स, रेंज अभी अभी हम आगे और करते चलेंगे। ये वो फंक्शंस हैं जो कि फिर कास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कास्टिंग तो सेम फंक्शंस हमारे पास कास्टिंग, तो ये वो फंक्शन है दो पर्पस सर्व करता है। ये फंक्शन दो पर्पस सर्व करता है कि जब आप डेटा टाइप्स बनाते हैं उसको एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए भी ये फंक्शन इस्तेमाल होता है, और एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए भी ये फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो इंटीजर फॉर एग्जांपल जब मैं डिक्लेयर करता हूं तो ये मैं कास्टिंग भी कर रहा हूं और एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं कि यार अब ये जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर का होगा। तो इस एक फंक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं। एक्सप्लिसिटली से मतलब जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, तो वो इंटीजर हम एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि ये x जो है वो 10 का डेटा टाइप है। यहां पे मैं एक्सप्लिसिटली बता नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए फिर हमें फंक्शन के थ्रू उसको कॉल बताना पड़ता है कि भाईजान ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये जो 2.8 है ये भी हमारे पास इंटीजर होगा। इवन दो मैंने डेसिमल यूज किया लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो 2 कंसिडर की जाएगी। डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी वो ट्रंकेट हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से जब हम z इंटीजर को स्ट्रिंग दे रहे हैं तो उसको भी पाइथन 3 कंसिडर करेगा इंटीजर का, स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा, कास्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोट आ गया या स्ट्रिंग फंक्शंस आ गए, ये तमाम के तमाम ड्यूल पर्पस हमारे पास सर्व करते हैं। फिर थोड़ा सा हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन दोनों इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग आ जाती है जो कि ट्रिपल कमेंट्स के साथ इस्तेमाल होती है। एनीथिंग यू राइट इनसाइड द ट्रिपल लाइन तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाती है। okay? ये चीजें लास्ट क्लास तक हमने एग्जाम्पल सारे कर लिए थे। आज जो बेसिक था वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे, थोड़ा सा उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि वी अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस, ताकि लैब के अंदर भी फिर जब हम जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो। और फिर स्ट्रिंग के मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू कराऊंगा। सो द फर्स्ट टास्क इज दैट वी नीड टू क्रिएट, इसकी ना गर्दन थोड़ी सीधी करो यार। हाँ मैंने सर को कहा था कि यार यहाँ पे कोई डेस्क प्रॉपर रखनी चाहिए। हाँ सीधी सीधी हो गई। ठीक है, ओके चलें। सो द फर्स्ट टास्क इज बेसिकली हमें एक सिंपल क्रिएट करना है प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी यूजिंग पर्सनस नेम एंड अ रैंडम नंबर। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हर स्टूडेंट की एक स्टूडेंट आईडी होती है या हर एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आईडी होती है, तो मुझे एम्प्लॉय का नाम उठाना है और एक रैंडम नंबर जनरेट करके उसकी आईडी बनानी है। पाइथन में हम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। रैंडम को मैंने भी लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। रैंडम फंक्शन बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं है, उसके लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक इन जावा हम इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं और पैकेज का नाम देते हैं, इन पाइथन वी यूज मॉड्यूल्स। तो पहला मॉड्यूल हम अभी एक्सेस यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रैंडम। मॉड्यूल्स मींस ये एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है, एपीआई बनी हुई है, इसके अंदर सारा फंक्शन है, हमने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। दैट्स हाउ पाइथन हैज बिकम सो पावरफुल। यार एक भाईजान ने चीज बना दी हजरत अंग्रेज ने, हमने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और यूज किया। तो एक रैंडम फंक्शन नंबर जनरेट करने की जो लॉजिक है वो हजरत अंग्रेज ने रैंडम वाले मॉड्यूल में डाल दी। तो हमने पहले उसको इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। अगेन इनपुट लेना भी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया हुआ है। सो वी टेक अ वेरिएबल, वी डिस्कस इट्स नेम, एंटर योर नेम, तो हमारे पास इनपुट उसमें आ जाएगा। देन वी जनरेट अ रैंडम नंबर। अब हम जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस रैंडम मेथड। दिस रैंडम हमारे पास यहां से इंपोर्ट होकर आया। तो ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट थी इस मॉड्यूल के थ्रू हमारे पास रैंडम फंक्शन आ गया क्लास का। तो मैंने यूज किया रैंडम ऑब्जेक्ट डॉट रैंडम INT मेथड। तो दिस बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर कनेक्शन है और फिर रैंडम IT हमने एक फंक्शन कॉल किया।
इसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए 1000,99 स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर। तो मैं जो नंबर जनरेट करा रहा हूं इस वक्त, अगेन ये मेरी मर्जी, आप किसी भी नंबर से जनरेट करवा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि 1000 के बाद वाला नंबर हो और 9099 तक 9099 के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर में जनरेट करके दे। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो ये इंटीजर देगा, रैंडम आईएनटी लिखोगे तो रैंडम इंटीजर आ जाएगा, रैंडम फ्लोट लिखोगे तो फ्लोट जनरेट कर देगा। तो मैंने कहा यार मुझे एक इंटीजर नंबर जनरेट कराना है, ये फंक्शन है, ये रैंडम क्लास आ गई हमारे पास जो हमने यहां से इंपोर्ट की थी। तो जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा यहां से 1000 और 9099 के दरमियान में, वो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर के अंदर सेव हो जाएगा। वंस दिस नंबर इज सेव, फिर हम इसको कहते हैं कि अच्छा यार अब क्या करो, एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट पार्ट बनाओ। तो जो फर्स्ट पार्ट था, फॉर एग्जाम्पल जो नेम हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, ठीक है, इस इंपोर्ट को हमने यहाँ पे आके कहा यार नेम में जाओ, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और फिर हमने इसको कहा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर कॉलन 3। व्हाट डज दिस बेसिकली मीन? यस, ठीक है, रिमेंबर स्ट्रिंग हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर ये स्पेसिफिक एक्सेस है। पाइथन कहता है कि अगर स्ट्रिंग है और उसमें फॉर एग्जांपल आपने नाम दे दिया ZWSHN जीशान, ठीक है, अब मुझे उसके शुरू के 3 कैरेक्टर्स पढ़ने, सिर्फ शुरू के 3 कैरेक्टर्स, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? जावा के अंदर हमें मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। सब स्ट्रिंग का एक मेथड आता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली ये चीज पाइथन के अंदर बिल्ट इन दी हुई। पाइथन कहता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक एरे है, तो उस एरे के शुरू के 3 कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए आप लगाओगे कॉलन और 3। तो ये 0 1 2 3 इंडेक्स तक जाएगा। तो 0 1 2 और 3 एक्सक्लूसिव होता है, 3 से लेस देन। तो 3 से लेस देन हमेशा रहेगा, ये एक्सक्लूसिव नंबर आता है। तो लेस देन 3 का मतलब कि 0 से स्टार्ट करेगा 3 तक जाएगा, और ये पहले के 3 कैरेक्टर्स उठा के लेकर आ जाएगा। फिर क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मैंने स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज किया डॉट अपर कर। यार वो जो स्ट्रिंग आ रही है, हो सकता है यूजर ने स्मॉल में लिखा हो, उसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो जो स्ट्रिंग हमारे पास शुरू के 3 कैरेक्टर्स आए, उसको आप कन्वर्ट कर दो अपर केस के अंदर। फिर प्लस str, अब अगेन str यहां पे क्या करेगा, एज अ कास्टिंग के तौर पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट, इस इंटीजर नंबर जो है एम्प्लॉय नंबर जो मेरे पास यहां से आया था, इस एम्प्लॉय नंबर को मैं यहां पे स्ट्रिंग के अंदर कास्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास रहा स्ट्रिंग, प्लस ऑपरेटर विल डू द कॉन्केटिनेशन, ज्वाइनिंग करेगा, और इस स्ट्रिंग से मैंने इस इंटीजर नंबर को कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में। तो हमने सिंपली यहां पे लॉजिक क्या लगाई कि जो हजरत अंग्रेज ने, जो हमने अभी नाम दिया, उस नाम के शुरू के 3 कैरेक्टर्स उठाओ, ठीक है, उसके बाद उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, प्लस उसको कॉन्केटिनेट कर दो स्ट्रिंग कास्ट करते हुए इस इंटीजर नंबर। दिस विल कन्वर्ट आवर कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग। फिर अब मैं आउटपुट प्रिंट कराना चाह रहा हूं एक मखसूस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, तो मैंने कह दिया यार आईडी कार्ड इज इक्वल्स टू, अब मैंने वही ट्रिपल कोटेशंस यहां पे यूज कर दी, ठीक है, ट्रिपल कोटेशंस यहां पे एंड हुई, और फिर मैंने स्ट्रिंग को यहां पे लिख दिया। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम प्रिंट करके भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन अगेन वही ट्रिपल कोटेशंस मुझे यूज करनी थी, तो हमने यहाँ पे ट्रिपल कोटेशंस। उसका एडवांटेज ये कि अब जब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे ना, तो आउटपुट में भी एंटर आ जाएगा, वरना हमें बैकस्लैश n देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली प्रिंट के अंदर एवरी स्ट्रिंग विल कम ऑन अ सिंगल लाइन। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं यार, जैसे मैं लिखूं ना वैसा ही आउटपुट आए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आउटपुट आए, उसके लिए फिर हम ट्रिपल कोटेशन यूज करते हैं। ट्रिपल कोटेशन हमारे कंपाइलर को फोर्स करेगा कि यार जैसे यूजर ने लिखा है ना, अगर उसने एंटर एंटर प्रेस किया तो तुमने भी एंटर एंटर को तस्वर करना है, न्यू लाइन पे जाना है। ठीक है, उससे जरा से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और आउटपुट फॉर्मेटिंग आसान हो जाती है। वही ट्रिपल कोटेशन जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, फिर हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब इसमें 2 हरकतें हमने और की हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें वेरिएबल नेम भी प्रिंट करना है, कि मैंने अपना नाम भी प्रिंट करना है, और फिर मुझे अपनी एम्प्लॉय आईडी जो अभी अभी नई मैंने जनरेट की थी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, वो एम्प्लॉय आईडी मुझे यहाँ प्रिंट करानी। तो उसको प्रिंट कराने का तरीकाकार क्या है कि हमने नेम ब्रैकेट्स लिखे। अब ये क्या चीज हुई, ये आजकल एक नई फनकारी आई हुई है मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ये आपको रिएक्ट में मिलेगी, एंगुलर में मिलेगी, रिएक्ट जेएस के अंदर भी मिलेगी, सॉरी उसके अंदर शायद क्या कहते हैं उसको, लारावेल के अंदर भी ऐसा है। इसको हम कहते हैं एक्चुअली एक्सप्रेशन। एनीथिंग दैट यू राइट विद इन अ स्टेटमेंट इन अ कर्ली ब्रैकेट्स इज कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन का मतलब ये समथिंग दैट विल बी रिजॉल्व्ड एंड कैलकुलेटेड। एक चीज कहलाती है स्टेटमेंट,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज मैंने लिखी ना, ये कहलाती है स्टेटमेंट। इवन कमेंट, ये कमेंट लिखा ना, ये भी स्टेटमेंट कहलाती है प्रोग्रामिंग में। जुमला यूज करते हैं, एक सिंपल जुमला है, स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट है, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। यूजुअली स्टेटमेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता है, समथिंग दैट विल बी परफॉर्म। 2+2 एक स्टेटमेंट है, परफॉर्म करेगा एक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय रैंडम नंबर, ये भी एक स्टेटमेंट हुई, इसको मैं एक्सप्रेशन भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये इवेल्युएट होगा, ये कोई कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। अब मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, कुछ हमने लास्ट वीक देखे थे, सिंपली कॉमा प्लस लगा के भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको एज अ एक्सप्रेशन के तौर पे काउंट कर रहा हूं इनसाइड अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर मुझे एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है, जो कि बाकी लैंग्वेज जावा में नहीं होती। जावा में करने के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज करनी पड़ेगी, प्लस नेम वेरिएबल लगाना पड़ेगा, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, फिर इन्वर्टेड कोटेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोटेशन क्लोज करके प्लस, फिर एम्प्लॉय आईडी, फिर इन्वर्टेड कोटेशन प्लस, फिर इन्वर्टेड कोटेशन वगैरह। तो वो तोड़ के लिखना पड़ता है हमें स्ट्रिंग। तो पाइथन इज मोर एडवांस, मोर रेलेवेंटली इजी। तो उसने सिंपल कर दिया कि यार जहां पे आपको ना वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मींस अब वहां पे कैलकुलेशन नहीं हो रही, वहां पे कोई डेटा नहीं ले रहे, आप सिर्फ एक वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हो, इसको वो कह रहा है ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसको उसने कहा यार आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। तो एनीथिंग यू राइट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स इनसाइड इन्वर्टेड कोटेशंस विल कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। और ये चीज पाइथन को बताने के लिए कि यार यहां पे ना मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी है, ये एफ का कीवर्ड यहां पर आ गया। अब नोट करो, दिस एन एफ का कीवर्ड बिफोर द स्ट्रिंग। दिस एफ कीवर्ड इंडिकेट्स कि आई एम यूजिंग एन एक्सप्रेशन इनसाइड माय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये लॉजिक लगाई गई है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो मुझे ये कर्ली ब्रैकेट्स की फिलहाल जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत और इस एफ की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये एफ और ये कर्ली ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्चुअली मैं स्ट्रिंग के अंदर भी जो डेटा है ना, उसको डायनामिकली चेंज कर रहा हूं। Hence, I'm using an expression within curly brackets which indicates that there's a variable और इस वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर की हुई होगी। तो ये नेम की वैल्यू यहाँ पे इवेल्युएट होके रिप्लेस हो जाएगी। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन हमने दे दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्या चीज हुई? एम्प्लॉय आईडी हमारे पास ये रहा, इज इक्वल्स टू जो अपर केस और हमने नंबर यहाँ से अपना कॉन्केटिनेट करके दिखा। Hence, this will resolve in a proper expression. तो इसका जो फिर हम अब जो आउटपुट हम प्रिंट करेंगे, मैंने प्रिंट आईडी कार्ड कर दिया। तो ये जो आईडी कार्ड था, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखकर ना मैंने आईडी कार्ड वाले वेरिएबल में दे दिया। अब ये मेरा तरीका है। ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग, प्रोग्रामिंग का कोई एक रूल नहीं है। एवरी डेवलपर डज हिट्स ओन वेज। आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी वेज एज वी कैन टू सॉल्व थिंग्स, ताकि हमें तकरीबन चीजें पता चले। लास्ट वीक हमने सिंपली प्रिंट 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 करके किया था, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उसको करना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर वो तरीका मैं उठाऊंगा तो पहले मैं करूंगा प्रिंट प्लस 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 प्लस, फिर दूसरी लाइन पे प्रिंट एम्प्लॉय आईडी, फिर तीसरी लाइन पे प्रिंट अगेन प्लस प्लस प्लस, फिर तीसरी लाइन पे प्रिंट नेम प्लस नेम। अब एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, एफ की भी जरूरत नहीं है। फिर चौथी लाइन पे दोबारा प्रिंट एम्प्लॉय आईडी प्लस एम्प्लॉय आईडी, फिर अगेन प्रिंट, ये स्ट्रिंग आ गया। तो मुझे 4-5 प्रिंट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, वो भी करेक्ट है, गलत कोई चीज नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका अब जो है वो ये है कि आप एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग कर दो। अगर हमें इस तरह का फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, जहां पे डेटा आ रहा है जिसको आपको डायनामिकली चेंज करना है, उसको आप एज एक्सप्रेशन नोटेशन के अंदर लिख दो। ये मेरे पास एक्सप्रेशन नोटेशन आ गई, एफ लगा दिया पाइथन के कंपाइलर को बताने के लिए कि ऐसी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक स्पेशल एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया। कह दिया ठीक है। अब इस तमाम एक्सप्रेशन को ना, पूरी स्ट्रिंग को मैंने आईडी कार्ड के अंदर सेव करा दिया। अब इस पूरी स्ट्रिंग को मैंने आईडी कार्ड के अंदर सेव करा दिया और फिर मैंने सिर्फ एक ही प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा और उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे एंड कॉमन वे। सो नाउअडेज लेटेस्ट पाइथन के जितने भी आपको वर्जन्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, एक्चुअली उसमें वेरिएबल जो प्रिंट होता है स्ट्रिंग के अंदर, उसमें आपको ये एक्सप्रेशन वाली लॉजिक मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको ये एक्सप्रेशन वाली लॉजिक मिलेगी। तो इसीलिए इस चीज को भी हम बारहा अब आगे कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहेंगे। वंस यू गेट इनटू दिस, फिर हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा, अब आउटपुट कैसे जनरेट करें? अगेन वही चीज, VS कोड में ही थे। हमने पहले अपने जो टर्मिनल में गए, ठीक है। मेक श्योर यू आर ऑलरेडी इन पाइथन कोड फोल्डर। पाइथन वाले कोड फोल्डर के अंदर हम जाएंगे।
अगर उसमें है तो एक्सीलेंट, नहीं है तो फिर आपने क्या लिखना है, वहां पे कमांड लिखी जाएगी cd इज इक्वल्स टू पाइथन फोल्डर। अब ये एक चीज है जो कल भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी थी लास्ट वीक। मींस कि आपका कोड अगर आप डायरेक्ट कंपाइल टर्मिनल पे जाके टाइप करके लिख रहे हो तो सर कोड हमारा डिटेक्ट नहीं हो रहा। वजह ये कि इस वक्त बाय डिफॉल्ट मैं पाइथन लैब कोड के अंदर हूं। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि आई विल बी क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट फोल्डर, तो हमने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ था पाइथन लैब का। मैंने उसमें फिर वीकली हर फोल्डर अपना बनाता जा। तो बाय डिफॉल्ट जब हम वीएस कोड के अंदर, अभी ये वीएस कोड की सेटिंग है बाय द वे, अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हो तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन 90% तकरीबन सेम चीज चलेगी। तो मैं जब वीएस कोड खोलता हूं ना, तो मैंने अपने पाइथन का ओपन फोल्डर में गया, ओपन करके पाइथन का फोल्डर खोल दिया, तो उसमें तमाम वीकली मेरे पास टास्क आ गए। अगर आप चाह रहे हो कि यार इस झंझट में ना पढ़ूं, तो आप डायरेक्टली वीक 1 को भी ओपन करा सकते हैं। वीएस कोड में गए, ओपन वीक 2, वीक 2 को खोलोगे तो वीएस कोड को अब यहां पे ना ऑटोमेटिकली पाथ आ जाएगा वीक 2। अगर आ गया, आपका कोड रन हो रहा है, परफेक्ट। अगर नहीं हो रहा और आपने मेरी तरह मेन फोल्डर खोला हुआ है जिसके अंदर ये तमाम वीकली टास्क मैंने सेव किए हुए हैं, वो भी सब फोल्डर्स के अंदर है, तो फिर मुझे एक और कमांड लिखनी पड़ेगी, cd इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर वीक 2 पाइथन लैब। ठीक है, दैट विल इंश्योर कि मैं एक्चुअली अब उस मेन फोल्डर से इंटरनल फोल्डर के अंदर जाऊं, ताकि ये प्रॉब्लम फिर हमारे पास ना आए फोल्डर की। वंस यू डू दैट, पाथ फोल्डर हमने बता दिया, उसके बाद नाउ यू विल नोटिस कि अब आपका जो पाथ यहाँ पे नजर आएगा वो वीक 2 पाइथन लैब नजर आएगा। सो बेसिक आइडिया इज दैट वी मेक श्योर यू फॉलो दिस थिंग। अच्छा, ये उस सूरत में हो रहा है जब मैं टर्मिनल से कमांड को यूज कर रहा हूं। अगर आप डायरेक्टली इस प्ले बटन पे जाएंगे, इसके एरो पे क्लिक करें और रन पाइथन फाइल करेंगे ना, तो वो पाथ ऑटोमेटिकली उठा लेते। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस। अगर इस प्ले बटन पे गए तो फिर ये पाथ देने की जरूरत नहीं है। इसके एरो पे क्लिक करेंगे, यहां पे ऑप्शन आता है रन पाइथन फाइल, तो जो करंट पाइथन फाइल होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा उसको। ठीक है, तो 90% मैं यही कर रहा हूं, लेकिन लॉजिक आपको पता नहीं चाहिए यार कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट हम कैसे करते हैं। तो अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं तो मेक श्योर आप करेक्ट फोल्डर के अंदर हो। वंस यू आर इन द करेक्ट फोल्डर, देन यू जस्ट सिंपली मेकिंग श्योर देयर। अब आपने यहाँ पे करंट फोल्डर में आ गए, हमने कह दिया ठीक है। अब आपने क्या लिखनी है, कमांड। कमांड हम क्या लिखेंगे, पाइथन इज इक्वल्स टू योर स्पेस योर फाइल नेम डॉट पी वाई। ठीक है, अब जो कमांड लिखी जाती है पाइथन के फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो लिखी जाएगी पाइथन स्पेस और जो आपका एक फाइल नेम है। इन माय केस आई एम यूजिंग एग्जांपल 1 पाइथन, जो मेरे वीक 2 के अंदर ये फाइल पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसी फाइल के अंदर अपना कोड रखा एग्जाम्पल 1 डॉट पाइथन के अंदर। तो अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है पाइथन स्पेस एग्जाम्पल 1 डॉट पाई। जब आप ये लिख के एग्जीक्यूट करोगे तो आपका कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जीक्यूट किया तो अब वो मेरे कोड के हिसाब से सबसे पहले पूछेगा एंटर योर फुल नेम, तो मैंने अपना नाम एंटर कर दिया। ठीक है, देन आया भाई, वो जो आउटपुट होगा हमारे पास वो यहाँ पे जनरेट करके थ्रो कर देगा। तो जैसे हमने यहाँ पे आउटपुट को फॉर्मेट किया था, उसी फॉर्मेट में वो आउटपुट यहाँ पर आ गया। ठीक है, और मेरा नाम आ गया, नेम की जगह पे डॉक्टर जीशान, जो मैंने एंटर करता किया था नेम की जगह पे डॉक्टर जीशान। इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी, नाउ नोट के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स उसने होता है डीआर डॉट, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स थे वो डीआर डॉट थे। जो भी आप नाम एंटर करोगे आपके नेम के पहले 3 कैरेक्टर उठाएगा और फिर उसके बाद आगे एक रैंडम नंबर उसने जनरेट करके लगा दिया। ठीक, बात समझ में आई? बस। तो इस तरह से भी हमने क्या किया, 2 चीजें की। हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया, स्ट्रिंग को सर्टेन पार्ट को हमने सब स्ट्रिंग करके एक्सट्रैक्ट भी किया, रैंडम नंबर जनरेट कराया, दोनों को कॉन्केटिनेट किया, फिर मल्टी लाइन यूज करते हुए हमने अपने आउटपुट को भी फॉर्मेट में लेकर आ गए, और फिर हमने एक्सप्रेशंस यूज करते हुए वो जनरेटेड डेटा को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा के निकाल। ठीक, ऑल ऑफ दिस इन वेरी फ्यू बेसिक लाइंस। यही चीज अगर आपने जावा से करने का शौक है ना, तो इस प्रॉब्लम को जावा से सॉल्व करने की करना। यू विल नोटिस क्या जावा से कितना लंबा काम लग रहा है। रैंडम के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग करना पड़ेगा, फिर दूसरे में डालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी से कि पाइथन मेक्स लाइफ मोर इजियर। ठीक है, हमारे पास ये फाइनल आउटपुट यहां पर आ जाएगा। तो ज्यादा एनिमेशन हो गई इसमें। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2, simple calculator. Create a program that takes 2 numbers, including the complex numbers, and performs a basic arithmetic operation on it. Simple program है, हर दफे प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं, 2 नंबर लो, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। ये चीज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें 2 नंबर चाहिए, लेकिन उसने कहा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। कहा ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने इस भाईजान को कह दिया कि यार एक काम ये करो,
कॉम्प्लेक्स उठाओ, इनपुट, एंटर नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, जो भी नंबर आप एंटर करो कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि मैं नंबर को कॉम्प्लेक्स के हिसाब से कर रहा हूं तो मैंने कास्टिंग कर दी कॉम्प्लेक्स में। हम इंटीजर में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फ्लोट में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि मेरे शहजादे ने कह दिया कि यार तुम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करो, अब की बार कास्टिंग में मैंने कॉम्प्लेक्स वाला फंक्शन यूज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, यूजर ने इनपुट दिया, वो नंबर 1 के अंदर सेव किया, यूजर ने दूसरा इनपुट दिया, उसको भी कॉम्प्लेक्स में हमने कास्ट किया, उसको हमने नंबर 2 के अंदर सेव करा दिया। देन सिंपल कैलकुलेशन आप कर लो, जो भी आपको आसानी लगे। इन दिस केस हमने कहा यार परफॉर्मिंग सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, नंबर 1 को प्लस करो नंबर 2 के साथ, जो भी आंसर आए उसको रिजल्ट सम के अंदर सेव करो। इसी तरह नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो नंबर 2 के साथ, जो भी आंसर आए उसको प्रोडक्ट एक और वेरिएबल बना दो। अब ऑल्सो नोट, वेरिएबल नेमिंग के अंदर हम अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं मल्टीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। और ट्राई टू यूज मीनिंगफुल नेम्स, एक्स वाई ए बी सी, ये नाम को हम अवॉइड करते हैं। थोड़े से मीनिंगफुल नेम्स का मतलब ये कि वो वेरिएबल नेम्स जिससे थोड़ा सा बात समझ में आए कि यार भाई मैं करना क्या चाह रहा हूं। तो सम अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू, अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा समेशन का, इसमें प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा। वेरिएबल नेमिंग मेक्स लिटिल बिट मोर सेंस। वंस यू डू दैट, फिर वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी। अब की बार मैंने सिंपली नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। इसको भी आप चाहो फॉर्मेटेड ट्रिपल कोटेशंस में भी लिख सकते हो, लेकिन वही बात, एक और तरीका है। एक और तरीके में हमने क्या किया, प्रिंट बैकस्लैश एन, रिजल्ट लगा दिया, ठीक है। बैकस्लैश एन क्यों लगाया, ताकि आउटपुट जो प्रीवियस वाले हमारे इनपुट वाली लाइंस थी उसके बाद से न्यू लाइन से स्टार्ट हो। तो रिजल्ट हमने न्यू लाइन पे लेकर आए। फिर हमने कहा सम इज इक्वल्स टू सम कॉलन कॉमा, जो सम का रिजल्ट था वो या वाला यहां प्रिंट कर दो। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जावा, जावा में हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पे आप कॉमा भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से फिर प्रिंट लगाया, प्रोडक्ट कॉमा प्रोडक्ट रिजल्ट, दोनों की रिजल्ट आप प्रिंट करो, ठीक है। नीचे आउटपुट में हमारे पास तीनों चीजें आ जाएंगी। तो जब आप कोड को रन करोगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर एंटर किया, देन सेज एंटर सेकंड नंबर, हमने सेकंड नंबर एंटर किया, फिर वो रिजल्ट में जाएगा और सम पहला प्रिंट करेगा, सम दूसरा प्रिंट करेगा, ठीक है। नोट करो कि दोनों के आगे उसने 0 और जे लगाया हुआ है, बिकॉज नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, इवन दो मैंने 22 और 11 दिया है, लेकिन उसने इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर कास्टिंग इसको ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नोटेशन में दी गई, ठीक है। वेरी सिंपल बेसिक प्रोग्राम है, नथिंग टू मोर टू इट। लेकिन अब यहां पे हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज की थी वो सिंपल प्रिंट थी, उसी में जुमले प्रिंट करा दिए। प्रीवियस के अंदर ट्रिपल कोटेशन में फॉर्मेटिंग की है, वहां पे स्ट्रिंग इंटीजर लिया था कास्टिंग करके। इनपुट में ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू एंटर द नंबर्स इन इनपुट, हमेशा वो स्ट्रिंग में करेगा, तो उस वहां पे कास्टिंग लाजमी आ जाती है। प्रीवियस एग्जांपल में इंटीजर में कास्टिंग की थी, अब की बार कॉम्प्लेक्स में कर दी। इसी तरह से लेट्स सी अनदर एग्जांपल, क्रिएट अ रैंडम पासवर्ड ऑफ अ गिवन लेंथ यूजिंग अपर केस लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पासवर्ड जनरेशन का। ऑलमोस्ट आजकल हर वेबसाइट, हर सॉफ्टवेयर दे रहा है जनरेट अ रैंडम पासवर्ड, या पासवर्ड चूज योर ओन पासवर्ड, या सिस्टम आपको खुद जनरेट करके दे। उन्होंने कहा ठीक है ऐसे पासवर्ड जनरेट करा लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन बिकॉज उसने कहा कि यार रैंडम यूज करो, तो मैंने सबसे पहले वही इंपोर्ट रैंडम करा दिया, इंपोर्टिंग रैंडम फंक्शन। जहां कहीं मुझे रैंडम नंबर चाहिए होगा, मुझे अपनी रैंडम स्टेटमेंट चाहिए, फिर मैंने कैरेक्टर सेट बता दिया ABCD से लेकर नंबर्स तक, ठीक है। कैरेक्टर सेट स्ट्रिंग क्यों बताई, क्योंकि उसने इसमें से कैरेक्टर्स रैंडमली पासवर्ड उठाने, ठीक है। अब अगेन ये वन लॉजिक है। फिर मैंने इसको कहा यार अब क्या करना है, अब हमने कहा कि एंटर पासवर्ड लेंथ। ये पासवर्ड लेंथ क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि गिवन लेंथ मींस, यहां पे उसने कहा कि गिवन लेंथ, लेंथ कितनी हो, तो मैंने यहां पे लेंथ को इनपुट करा दिया। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आपने डायरेक्ट यहां पे लेंथ को 5 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, 12 कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन हमने थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के लिए अब की बार कहा यार आपको कितना बड़ा पासवर्ड चाहिए भाई, जितना नंबर देगा उसको हमने इंटीजर में कास्ट कर दिया। अब यहां पे इंटीजर में कास्ट, अगेन क्यों कास्टिंग की, बिकॉज एवरी टाइम वी यूज इनपुट, ये इनपुट विल ऑलवेज जनरेट अ स्ट्रिंग नंबर, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग जनरेट करेगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको नंबर फॉर्म में इस्तेमाल करना है, आपको कास्टिंग करना लाजमी हो जाएगी। तो हमने कास्ट कर दिया, पासवर्ड लेंथ वाले वेरिएबल के अंदर हमने उसको सेव करा दिया। हमने कह दिया बहुत अच्छी बात हुई, आगे बढ़ो। अब क्या करना था, पासवर्ड जनरेट करना है हमें, हमने कह दिया ओके।
अब फिर हमने एक वेरिएबल लिया पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर हमने कहा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज पासवर्ड लेंथ, मैं अभी फॉर लूप पर आता हूं, और फिर पासवर्ड इज इक्वल्स टू प्लस रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर्स, ये चीज। अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, यहां पे सबसे पहले हमने लगाया लूप, ठीक है। अब ये पाइथन का स्पेशल लूप है, ठीक है, पाइथन इन लूप कहलाता है ये। पाइथन इन लूप का मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर 3-4 चीजें ना हजरत पाइथन ने कर दी, उसको हमने बताया रेंज और पासवर्ड लेंथ। तो पासवर्ड लेंथ क्या था, अभी मैंने एंटर किया, अज्यूमिंगली मैंने पासवर्ड लेंथ एंटर की है 8, यार मुझे 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, मैंने कहा ठीक है। तो हम यहां पे हमने क्या कर दिया रेंज। अब रेंज भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करेगा, आपकी बताए हुए नंबर से 0 से स्टार्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वहां तक की रेंज बना देगा, आपके बताए हुए नंबर से ऑटोमेटिकली रेंज तक चला जाएगा, ठीक है। रेंज पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके तहत आपके बताए हुए आखिरी नंबर तक वो ऑटोमेटिकली 0 रेंज। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार फॉर का लूप लगाओ 1 से 10 तक, कहा ठीक है। तो फॉर का लूप हम लगाने के लिए क्या करेंगे 1 से 10 तक के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये 3 चीजें फॉर के लूप में आती हैं। ये तीनों चीजें एक्चुअली रेंज के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई, ये तीनों चीजें एक्चुअली रेंज के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। सिर्फ हमने उसको कंडीशनल एंडिंग पॉइंट बताया कि कहां तक लूप चलाना है, ये तीनों चीजें एक्चुअली रेंज में ऑटोमेटिकली आ गई। तो रेंज जब आप फंक्शन यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 से, और ऑलवेज 0 से एक्चुअली स्टार्ट करता है, खैर हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में आते हैं। हमने कह दिया 0 से स्टार्ट करो, लेस देन पासवर्ड डॉट लेंथ रखो और प्लस प्लस कर दो, समझ आई। तो एक रेंज फंक्शन पूरा फॉर का लूप चला रहा है पुराना वाला, पर अब इसको मुझे आइटम्स को ना सीक्वेंशियली 0 0 0 करके भी पढ़ना है, पहले 0 पढ़ो, फिर 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 3 पढ़ो, फिर 4 पढ़ो, फिर 5 पढ़ो, इसीलिए फॉर का अलग से लूप लगाया फॉर इन करके। तो अब इस फॉर इन का लूप क्या करेगा, बताएगा कि भैया फॉर का लूप लगाओ इन दिस रेंज, तो ये ऑटोमेटिकली पहले 0 उठाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1 उठाएगा, फिर 2 उठाएगा, फिर 3 उठाएगा, फिर 4 उठाएगा, फिर 5 उठाएगा। और फिर हमने इसको कह दिया कि यार रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर्स। अब पहले हमने रैंडम डॉट INT यूज किया था रैंडम नंबर के लिए, अब रैंडम पैकेज के अंदर ही इस क्लास के अंदर एक्चुअली एक और मेथड मौजूद है चॉइस के नाम से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको गिवन एरे दे रहे हो कैरेक्टर्स की जो हमने यहां पे दिया हुआ था, तो ये हर दफे रैंडमली उसमें से कोई एक चीज उठाएगा, लॉटरी की तरह से रैंडमली उस गिवन चॉइस में से हर दफे ऑटोमेटिकली कोई एक चीज उठाएगा। हेंस एक लाइन के अंदर मैं एक लॉटरी सिस्टम बना सकता हूं, एक लाइन के अंदर हम ये लॉटरी फंक्शन बना सकते हैं कि जितनी दफा चले ना रैंडमली कोई एक कैरेक्टर उठाओ, ठीक है। तो क्योंकि जितनी दफा चलाने का मतलब ये, इसीलिए मुझे लूप लगाना पड़ा, 8 दफा चले क्योंकि पासवर्ड की लेंथ मैंने 8 सेट की, तो 8 दफा लूप चलेगा। जितनी दफा लूप चलेगा ना रैंडमली चॉइस का एक फंक्शन है कि इस स्ट्रिंग में जाओ और इसमें से कोई एक कैरेक्टर उठा के ले आओ, टक 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 टक। एक दफा चलेगा इस स्ट्रिंग में से कोई एक रैंडम कैरेक्टर उठाएगा, फिर दूसरी दफा चला फिर इस स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर उठाएगा, फिर तीसरी दफा चला फिर इसमें से कोई एक रैंडम कैरेक्टर उठाएगा। इस तरीके से वो रैंडम उठाता जाएगा और पासवर्ड में ऐड करता जाएगा। ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है, प्लस हमारे पास शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब ये कि इसकी करंट वैल्यू में नई वैल्यू ऐड करो और वापस इसी को असाइन करो, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इज इट विल टेक अ पासवर्ड करंटली, इसीलिए मैंने पासवर्ड पहले ब्लैंक बनाया, इसीलिए अब हमने पासवर्ड पहले ब्लैंक बनाया कि पहला पासवर्ड ब्लैंक है तो 0 स्ट्रिंग है, नथिंग इज देयर। तो पासवर्ड उठाओ खाली वाली, उसमें नया रैंडम कैरेक्टर ऐड करो और वापस पासवर्ड को असाइन कर दो। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो पासवर्ड में कोई एक रैंडम कैरेक्टर ऑलरेडी आ चुका होगा। अब दोबारा रैंडम कैरेक्टर जनरेट करो, पासवर्ड उठाओ, दोनों को कॉन्केटिनेट करो और फिर वापस पासवर्ड में असाइन करो, तब पासवर्ड में 2 कैरेक्टर आ चुके। फिर तीसरी जगह लूप चलेगा, अब पासवर्ड उठाओ, 2 कैरेक्टर, नया कैरेक्टर तीसरा अटैच करो, फिर नए दोबारा पासवर्ड में अटैच करो, तब पासवर्ड के पास 3 कैरेक्टर्स आ गए। दिस वे
हमारे पास एक सिंपल लॉजिक के तहत करंट पासवर्ड उठा के उस पर चलाएगा। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, एक्चुअली स्पेस आएगा। ठीक, ये कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम आ गई। सो इफ यू कॉपी दिस कोड अगेन, मैं स्लाइड्स आई थिंक या तो शेयर की हुई है या नहीं की हुई, मैं स्लाइड्स क्लासरूम गूगल क्लासरूम पे रख दूंगा। अगर मैंने नहीं की हुई तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा बिफोर अपलोडिंग, बट देयर विल बी अ स्पेस हियर, रिमेंबर टैब आना लाजमी है। पाइथन बहुत इस मामले में ना लीचड़ है अगर आपने स्पेसिंग सही नहीं की हुई, क्योंकि यहाँ पे कॉलन आ रहा है और फॉर का लूप है, इसका मतलब इट नीड्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम ब्रैकेट्स दे देते हैं, अगर जावा है तो सिंगल लाइन कमेंट लूप के अंदर है तो हमें ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसी के नीचे डायरेक्ट आ जाती, इंडेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। पाइथन इस मामले में बड़ा लीचड़ है, उसको कहता नहीं मुझे इंडेंटेशन चाहिए, स्पेस चाहिए। हेंस जो यहाँ पे एक्चुअली ये पासवर्ड के साथ एक एटलीस्ट एक स्पेस आपको देना लाजमी है। ये कॉपी पेस्ट में मेरा स्पेस यहाँ पे रह गया। व्हेन आई शेयर दिस कोड आई विल ट्राई टू करेक्ट इट, मैं इसको करेक्ट करके फिर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको, लेकिन डू रिमेंबर ऑलवेज दिस, बिकॉज फॉर का लूप है, लॉक आ रहा है, हमारे पास इंडेंटेशन आना लाजमी है। उसके बाद जनरेटेड पासवर्ड हम स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे और अपने कोड को सिंपली प्रिंट करा देंगे। तो मैंने प्रिंट का मेथड यूज किया, अगेन \n इसीलिए यूज किया ताकि इनपुट के बाद आउटपुट उसी के आगे कंटिन्यू ना हो बल्कि न्यू लाइन पर आ जाए। तो यहाँ पे हमने \n यूज किया, जनरेटेड पासवर्ड में चले गए। अब जो पासवर्ड हमने जनरेट कराया था वो मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के साथ प्रिंट करा दिया। कोड में गए, अगेन मैंने सेम example1 वाली फाइल के अंदर ही कोड को लिखा। तो यहाँ पे मैंने python1 एग्जाम्पल को रन करा दिया और फिर एंटर पासवर्ड, लेंथ 8 एंटर कर दी हमने। ठीक है, लेंथ 8 का मतलब ये कि मुझे 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए। जनरेटेड पासवर्ड हमारे पास एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होकर आ गया। दिस इज हाउ वी ट्राई टू जनरेट एनी रैंडम पासवर्ड यूजिंग सिंपल पाइथन। अब इसमें मैंने सिंपली अल्फा न्यूमेरिक दिया है, यहां पे आप @ अंडरस्कोर $, स्पेशल कैरेक्टर्स भी सिर्फ इसमें ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैरेक्टर यहाँ पर है। हमने इनपुट ली है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उतनी लेंथ के हिसाब से पासवर्ड जनरेट करेगा। आप इसको फिक्स्ड भी कर सकते हो, 15 कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स, 20 कैरेक्टर्स, इट विल जनरेट द पासवर्ड विद दैट। इसी तरीके से हम कोई पासवर्ड गेस भी करना होता है तो ब्रूट फोर्स अटैकिंग के अंदर हम इस तरह से पासवर्ड लिस्ट जनरेट कराते हैं। ठीक है, सो एनी सिंपल प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे हुआ। तो 3 प्रोग्राम्स, आई थिंक 3 ही थे इसमें। ओके, एंड एक और भी प्रोग्राम है, चलें नेक्स्ट प्रोग्राम। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब टेक अ सेंटेंस एज एन इनपुट, डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटली अलोंग विथ इट्स लेंथ। नाउ एक और प्रोग्राम है कि यार अब क्या करना है, अब की बार वो कह रहा है कि यार एक स्ट्रिंग लो, एक स्ट्रिंग लो यूजर से और उसका हर वर्ड जो है ना वो सेपरेटली दिखाओ और उसकी बताओ कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हैं। अच्छा, तो पहला काम इनपुट लेना पड़ेगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं की क्योंकि उसने मुझे नहीं कहा कि कुछ रैंडमली करना है, क्योंकि कुछ रैंडमली नहीं करना, हमने इंपोर्ट फिलहाल नहीं यूज किया। हमने कहा ठीक है, मुझे क्या करना, उसने कहा यार इनपुट लेनी है, तो हमने पहले इनपुट ले लिया, एंटर सेंटेंस। अब नोट करो यहां पे मैंने कास्टिंग नहीं की हुई। कास्टिंग हमने क्यों नहीं की? हाँ, ठीक है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इनपुट ऑलवेज विल टेक इन स्ट्रिंग वैल्यू। तो मुझे क्योंकि स्ट्रिंग ही चाहिए था, भाईजान ने स्ट्रिंग ही रिटर्न की, अब यहां पे कास्टिंग करने की नौबत ही नहीं है। कर सकते हो आप, तुक नहीं बनती क्योंकि हमें स्ट्रिंग इमीडिएट आ गया। करने की जरूरत होती है कि हो सकता है कि यूजर 1 2 3 दे दे गलती से। ठीक है, इन अ गुड प्रोग्रामिंग टू अवॉइड एरर्स हम स्ट्रिंग में भी कास्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि अगला जो यूजर है वो कौन सा डेटा एंटर करेगा। ठीक है, तो हम उसको कास्टिंग कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी आप एंटर करोगे उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करेगा। उसके बाद मैंने एक फंक्शन यूज किया है स्प्लिट का। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है स्प्लिट का, ये भी हमने लास्ट क्लास में भी आई बिलीव डिस्कस किया था। ये क्या करेगा, हमने जो स्ट्रिंग एंटर की है सेंटेंस डॉट स्प्लिट, तो ये सेंटेंस आपने यूज किया था, इसको उठाया, सेंटेंस डॉट स्प्लिट का बाय डिफॉल्ट फंक्शन यूज किया, ये आपकी स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा वर्ड्स के अंदर। हमने कह दिया जबरदस्त कहानी हुई। फिर अब हमने क्या किया, अब मुझे हर वर्ड को दिखाना है। ठीक है, तो अगेन हमने फिर सिंपली वही
प्रिंट वर्ड एनालिसिस, पहले तो स्टेटमेंट प्रिंट करा दी। अगेन मैंने बैकस्लैश एन से स्टार्ट किया ताकि जहां पे एंटर आ रहा था उसी लाइन से आउटपुट कंटिन्यू ना हो, न्यू लाइन पे आउटपुट आ जाए। तो बैकस्लैश एन उस पर्पस के लिए काम करता है, एक लाइन ऐड कर देता है, गैप हमारे पास। फिर हमने कहा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, ठीक है। तो अब ये वर्ड्स क्या है हमारे पास, ये वाले वर्ड्स आ गए। तो हमने इसको कह दिया कि यार अब क्या करो, लूप लगाओ। अब यहां पे अगेन फॉर इन का लूप यूज हुआ है, सेम वही वाला लॉजिक, बट अब की बार रेंज नहीं दी हमने। अब की बार हमने क्या कहा कि यार एक काम ये करो, ये रहा वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, ये वर्ड्स किस टाइप का है? बाय डिफॉल्ट ये वर्ड हमारे पास एक लिस्ट की सूरत में, इन अदर वर्ड्स एक एरे की सूरत में बन जाता है। जब आपने एक स्ट्रिंग दी, उस स्ट्रिंग को आपने ब्रेक किया, तो उस स्प्लिट ने क्या किया कि उस स्ट्रिंग के अंदर जितने वर्ड्स थे उसको तोड़ के ना हर वर्ड का एक अलग अलग एरे बना दिया, हर वर्ड की एक अलग लिस्ट बना दी, एक लिस्ट बना के उसमें हर वर्ड अलग अलग करके डाल दी। अब हमें उस लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, लिस्ट को एक्सेस करना है। वो करने के लिए हमने लूप लगाया। हमने कहा भाईजान वर्ड्स में जाओ, वर्ड्स का हर एलिमेंट रीड कर कर आओ, बस। अब ये फॉर का लूप ऑटोमेटिकली सब चीजें करता है, फॉर इन का पाइथन के अंदर। यही चीज मुझे जावा में करनी है, तो मुझे वापस वही फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ, i प्लस प्लस, ब्रैकेट में जाओ, वर्ड्स ब्रैकेट, फिर i इंडेक्स नंबर वहां पे रहना पड़ेगा, फिर उसके एलिमेंट को रीड करो। ये जावा का कोड है। पाइथन डायरेक्ट चीजें करने का आदी है, ये चीज ध्यान में रखो। पाइथन में बहुत सारी चीजें डायरेक्ट होती है, इसीलिए समटाइम्स फॉर अ न्यू पर्सन कमिंग फ्रॉम जावा इट बिकम्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि जावा की एक लॉजिक अलग है, हमें हर चीज ना मैन्युअली करने की आदत है। पाइथन भाईजान क्या करता है, हर चीज ऑटोमेटिकली कर देता है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में। यहां पे क्या कर रहा है, सिर्फ फॉर और इन का लूप लगाया मैंने, इसने ऑटोमेटिकली, अभी इस एक लाइन के अंदर हो क्या रहा है, इस एक लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका एरे रीड हो रहा है, उसका पहला एलिमेंट उठ रहा है, वो पहला एलिमेंट इस वर्ड को असाइन हो रहा है, और वो वर्ड हम यहां पे प्रिंट करा रहे हैं। फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर ऑटोमेटिकली दूसरा आइटम इस लिस्ट में से रीड किया जाएगा, वो दोबारा इस वर्ड को असाइन होगा, ओवरराइड हो जाएगा, फिर वो नया वर्ड मैंने प्रिंट कराया। फिर तीसरी दफा लूप चला, फिर तीसरा एलिमेंट उठाया, फिर मैंने वर्ड को दोबारा ओवरराइड करा के असाइन किया, फिर वो नई वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई। फिर चौथी दफा चला लूप, फिर पांचवी दफा, फिर छठी दफा, फिर इसमें 1000 वर्ड भी होंगे ना, ये एक लाइन ऑटोमेटिकली 1000 वर्ड 1000 दफा चलेगी। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे ये पता भी करने की जरूरत नहीं कि कितने वर्ड हैं। जितनी बड़ी आप स्ट्रिंग दोगे ऑटोमेटिकली उतनी दफा लूप चलेगा। इस एक लाइन में वो सारा गेम हो गया। पाइथन शॉर्टकट तरीके से चलते हुए कर रहा है। हमने कह दिया यार बहुत जबरदस्त हुई कहानी है। अब प्रिंट, फिर वही मुझे स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन प्रिंट कराना है, तो मैंने करली ब्रैकेट्स लगाए, कॉलन लगाया, फिर करली ब्रैकेट्स लेंथ का एक फंक्शन यूज किया। अब ये भी बिल्ट इन स्ट्रिंग का एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, जिसमें वो क्या कर रहा है कि वो आपकी गिवन वर्ड, जो यहां पे अब एक वर्ड टूट कर आया था, उस वर्ड की लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, और फिर मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। तो क्योंकि ये तमाम चीजें मैं एक स्ट्रिंग के अंदर कर रहा हूं, अब एक स्ट्रिंग के अंदर मैं दो एक्सप्रेशंस कर रहा हूं। अगर इस तरह नहीं करना तो आप अलग अलग प्रिंट की स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने एक ही दफा करना है, रिमेंबर मैंने फिर स्ट्रिंग से पहले एफ लगा दिया। सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग है या डबल है या ट्रिपल आ रही है, एफ लगाने का मतलब ये कि इस स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है। तो हमने यहाँ पे वर्ड को प्रिंट कराया, कॉलन, इसकी लेंथ फाइंड आउट करके वो प्रिंट कराई, और फिर हमने आउटपुट जनरेट कराया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आउटपुट में अभी कह दिया कि भाईजान पाइथन इज फन टू लर्न, तो फिर पाइथन पहला वर्ड उसने अलग ब्रेक किया, उसमें 6 कैरेक्टर्स, दूसरा इज अलग ब्रेक किया, उसमें 2 कैरेक्टर्स, तीसरा फन अलग ब्रेक किया, उसमें 3 कैरेक्टर्स। हर वर्ड उसने अलग अलग ब्रेक करके दे दिया हमें, हर वर्ड अलग अलग ब्रेक करके दिया। अब हर वर्ड अलग ब्रेक अगेन कैसे हुआ, क्योंकि जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे सेंटेंस की दी थी, हमने उस पर फंक्शन कॉल किया स्प्लिट। एक फंक्शन आपके पूरी स्ट्रिंग को अलग अलग वर्ड्स के अंदर ब्रेक कर देगा, और उसका एक एरे बना के इस वर्ड्स वाले वेरिएबल में डाल, उसका एरे बना के इस वर्ड्स वाले वेरिएबल में डाल। फिर मैंने लूप लगाया, मैंने कहा भाईजान लूप चलाओ, वर्ड्स में जाओ,
वर्ड्स में जाके उसका ए पहला वर्ड रीड करो और वो इस बारे वेरिएबल को असाइन करो। फिर सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया हमने। प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कोटेशंस, क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज हो गई। फिर हमने कहा यार ये स्टार्ट एंड क्लोज हो रही है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने एक्सप्रेशन के तहत सॉल्व करना है। ठीक है, उसने उसको एक्सप्रेशन के तहत सॉल्व करा दिया। एक्सप्रेशन क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे एफ का वर्ड यूज करना लास्ट में। तो नाउ यू नोट के एवरी कैरेक्टर, पहला वर्ड है पाइथन, तो वर्ड आया पाइथन, फिर ये कॉलन हमने खुद दिया है, तो यहां पे कॉलन हमारे पास प्रिंट हो रहा है। फिर अगेन एक एक्सप्रेशन आ गई लेंथ वर्ड की। तो स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन देने के लिए ये करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया। ये एक्सप्रेशन यहां पे सॉल्व हुई, लेंथ कैलकुलेट की इस वर्ड की, और उसकी जगह पे वर्ड 6 प्रिंट हो गया। फिर हमने कैरेक्टर्स प्रिंट कराए, तो ये भाईजान कैरेक्टर प्रिंट करके आए। इसी तरह वर्ड बाय वर्ड वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट करता चला गया। इस चीज को हम कहते हैं टोकनाइजेशन एज वेल। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रिंग की कुछ प्रोग्राम्स करेंगे एआई रिलेटेड, जिसमें हम एनएलपी के ऊपर काम करते हैं। उसमें कॉमन यूज टर्म यूज करते हैं एंटिटी रिकग्निशन का। कि स्टेटमेंट में से हम एंटिटीज रिकग्नाइज करते हैं कि इस जुमले में फॉर एग्जांपल नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, वर्ब्स कौन से हैं। यही चीज आपकी आजकल एआई कर रही है। जब आप कोई भी चैट जीपीटी पे लिखते हो, तो वो आपके स्टेटमेंट्स को टोकन्स में ब्रेक करके उसको एनालाइज करता है कि इसमें करना क्या चाह रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी पे सबने आई थिंक यूज किया हुआ होगा, वॉइस रिकग्निशन सबने यूज की हुई होगी। जब आप वॉइस से बात कर रहे हो या टाइप कर रहे हो प्रॉम्प्ट को, तो आपकी स्ट्रिंग को वो ब्रेक करता है टोकन्स के अंदर, उसमें से फिर एंटिटीज आइडेंटिफाई करता है। इसको हम कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। ठीक है, ये एआई का एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक मेजर पार्ट है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है और इतनी आसानी से यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसका एडवांस वर्जन में हम फिर आगे बात करेंगे। पॉइंट ये कि इन पाइथन नाउ यू हैव टू डेवलप अ लॉजिक एंड अंडरस्टैंड के पाइथन में बहुत सारी चीजें करने के कुछ शॉर्टकट्स हैं, सिंपल से तरीके हैं। दूसरा, उसमें फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा। यहां पे स्ट्रिंग को तोड़ना था, मैंने स्प्लिट का फंक्शन यूज किया। मुझे लूप लगाना था, तो एक शॉर्टकट लूप मौजूद है फॉर इन वर्ड्स का। मुझे एक्सप्रेशंस यूज करने हैं, मैंने एक्सप्रेशंस यूज किया। लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेंथ का फंक्शन मौजूद है। ठीक इस तरीके से वेरी सिंपली, वेरी बेसिक लाइंस के अंदर मुझे ये पूरा प्रोग्राम पता चल गया कि जो स्ट्रिंग यूजर दे रहा है उसमें कितने वर्ड्स हैं, मैं वो मालूम कर सकता हूं वर्ड्स की लेंथ लगा के। हर वर्ड की लेंथ कितनी है मैं वो पता कर लिया, हर वर्ड को अलग अलग ब्रेक कर दिया। नाउ इसके ऊपर मुझे एनएलपी या आगे एआई प्रोसेसिंग करनी है कि यूजर क्या कहना चाह रहा है, क्या वर्ड है, टेक्स्ट टू वॉइस करनी है, इस वर्ड को मुझे उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी क्योंकि मेरे पास हर वर्ड ब्रेक करके अलग आ गया। इसीलिए पाइथन हैज बिकम मच मोर पावरफुल एंड इजी टू यूज once you understand that everything is very simply done using functions in a very simple manner, जिसपे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। यही चीज अगर आप जावा से करने बैठो फॉर अ प्रैक्टिस जिनकी जावा अगर अच्छी भी है, यही प्रोग्राम्स में अभी अगेन आई विल शेयर द स्लाइड्स, यू विल हैव द सोर्स कोड। वंस यू हैव द सोर्स कोड, इन्हीं को आप जावा के थ्रू करके देखो, यू विल नोटिस कि यार यही प्रोग्राम अगर मैं जावा के थ्रू लिखूंगा तो मुझे 10 12 15 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, मुझे लॉजिक लगानी पड़ेगी, यार ये ब्रेक कैसे करें, स्प्लिट करें, फिर मुझे एरे बनाना है, एरे में रखना है, फिर एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है, उसके लिए अलग लूप बनेगा, फिर हर एरे के एलिमेंट को उठा के उसकी लेंथ अलग कैलकुलेट करनी है, फिर स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, तो उसमें आपकी लॉजिक ज्यादा लगती है। यहां पे वही चीज बहुत सिंपली एंड बहुत इजीली हो जाती है बेस्ड ऑन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यार हाउ पाइथन इज वर्किंग। ये 3-4 प्रोग्राम्स आज हमने किए। इसी तरीके से देयर आर सम अदर थिंग्स दैट वी विल बी डूइंग लेटर ऑन। जो रेफरेंसेस हैं, मुझे लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था, प्राइमरीली मैं W3 स्कूल्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, आई प्रेफर दिस अ लॉट। उसके साथ साथ रियल पाइथन, डॉक्स पाइथन, पाइथन ORG करके और बहुत सारे ट्यूटोरियल पॉइंट है, W3 रिसोर्सेज हैं, वगैरह वगैरह करके। मैंने एक बुक क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी ई बुक शेयर की हुई है, कुछ एग्जांपल्स आगे की स्लाइड्स में मैंने वहां से भी लिए हुए हैं। सो दैट्स वन थिंग। इसी तरीके से पाइथन की अभी जो मोर एडवांस फीचर्स हैं वो हम यूज करेंगे। ओरेली की बुक है पाइथन की, पाइथन प्रोग्रामिंग,
वो मैं उसका पीडीएफ है मेरे पास में, अगेन वो भी क्लासरूम में शेयर कर दूंगा गूगल क्लास पे, ताकि आप उसको यूज कर सको। दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस बुक। मोस्टली एडवांस फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास जितने भी आएंगे सारे उसमें से आएंगे। ठीक है, तो ये था यहां तक। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? सब चीजें समझ में आ गई कसम से? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा लेटर एफ हम यूज करते हैं जब मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई एक्सप्रेशन डाल रहा हूं, तो स्ट्रिंग से पहले मुझे एफ बताना पड़ेगा, ताकि पाइथन के कंपाइलर को पता चले कि आप स्ट्रिंग के अंदर एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, वरना वो उस कर्ली ब्रैकेट्स को भी स्ट्रिंग का हिस्सा समझेगा। ठीक है, अगर एफ यूज नहीं करोगे तो वो समझेगा कि यार ये कर्ली ब्रैकेट्स भी एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग का हिस्सा है, तो वो उसको इवेल्युएट नहीं करेगा। बाय आइडेंटिफाइंग एफ बिफोर द इन्वर्टेड कोटेशंस, हम उसको पहले ही बता रहे हैं कि भाईजान ख्याल रखना आगे खड्डा है, आगे एक एक्सप्रेशन आ रही है कर्ली ब्रैकेट्स की, उसको रिजॉल्व करना है तुमने पहले। ठीक है, तो ये पहले की इंडिकेशन है दैट देयर इज एन एक्सप्रेशन फॉरवर्ड। ओके, चलें, आई विल ट्राई टू अपलोड द स्लाइड्स एंड आई विल कोर्स मटेरियल जो है वो मैं आज लैब हैंडआउट जो है वो दोनों आज अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। जिन लोगों ने एक्सेस किया हुआ है